वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति। दूसरे विश्व युद्ध से पहले चीन को द्वितीय श्रेणी का, एशिया का रोगी और पूर्व का तरबूज आदि की संज्ञा दी जाती थी। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल वाले इस देश को यूरोपीय शक्तियों अमेरिका, जापान ने खूब आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया, परंतु अक्टूबर 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन कुछ ही वर्षों में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। 1964 में परमाणु विस्फोट और 1970 के प्रक्षेपास्त्रों और स्वचालित प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षण के बाद वह तीसरी महाशक्ति के रूप में गिना जाने लगा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में चीन के संबंध में नेपोलियन बोनापार्ट ने ठीक ही चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, जिसको सोने दो, क्योंकि वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। ये कोटेशन है, ये नेपोलियन बोनापार्ट की है। दैत्य सो रहा है, इसे सोने दो, क्योंकि वह जाग उठेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। 1949 के बाद यह दैत्य जाग उठा और उसने वास्तव में पूरी दुनिया को हिला दिया। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने नेपोलियन बोनापार्ट के कथन को सत्य सिद्ध कर दिया। वर्तमान में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किए हुए है। आज हम चीन की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों को देखेंगे। चीन का उद्देश्य है चीन को एक महान शक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। इसका समय चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5वीं महाशक्तियों में होती थी। मतलब साम्यवादी जो क्रांति हुई, इस क्रांति से पहले चीन की स्थिति है वो 5वीं महाशक्ति के रूप में होती थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। इसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में की जानी थी, लेकिन साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ और आज वास्तविक अर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका है। नवीन शक्ति संतुलन। विश्व युद्ध के बाद संसार में एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले और रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन के साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्तियों में असाधारण वृद्धि हुई। यदि इसमें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी पक्षपाती राज्यों, पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, बाहरी मंगोलिया को सम्मिलित किया जाए तो विश्व का शक्ति संतुलन, जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका के पक्ष में था, वो सोवियत संघ के पक्ष में आ गया। चीन का उद्देश्य था अपने पहले हुए अपमान की पुनरावृत्ति न होने देना। पहले चीन ये साम्यवादी क्रांति से पहले एक कमज़ोर देश के रूप में उसकी स्थापना थी, तो वह अपने आप को शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है। एशिया व अफ्रीका के साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना
और साम्यवादी शक्तियों विशेषकर अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य है एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद को बढ़ावा देना और अमेरिका के विरोध की नीति को विफल करना, उसका विरोध करना। एशिया से पाश्चात्य ही नहीं बल्कि सोवियत संघ के प्रभाव को भी खत्म करना। चीन का उद्देश्य एशिया महाद्वीप में अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को भी रोकना था। वह सोवियत संघ को अपना प्रतिनिधि समझता है। खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करना। खोए हुए प्रदेश जैसे कोरिया, फार्मोस, पोर्ट आर्थर, हांगकांग, नेपाल, भूटान, वियतनाम, शिकियान आदि, चीन इन्हें अपना क्षेत्र मानता है और उन्हें अपने क्षेत्रों को वापस प्राप्त करना चाहता है। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना है। चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्तियों में वृद्धि करना। चीन अपने अधिक से अधिक सैनिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और अपने आप को विश्व की शक्तिशाली सैन्य संगठन के रूप में स्थापित करना चाहता है। चीन की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य सैनिक शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि करना है। परमाणु शस्त्रों को उसके पास विशाल भंडार हो गया है। चीन के पास TO-16 के ऐसे बम वर्षक विमान हैं जो दूर तक उड़ान कर सकते हैं। चीन की प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा। चीन का नारा है जहां चीनी वहां चीन। इसी नीति के अंतर्गत चीन अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को अपना कर्तव्य समझता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंदर बस रहे चीनियों के अधिकारों और प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा के बहाने चीन ने बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस आदि देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। तो ये हमने चीन की विदेश नीति के उद्देश्य देखे हैं। कल हम चीन की विदेश नीति की विशेषता और उसकी नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।